हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 4 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे I2C इंडिया इंटरनेशनल कनेक्ट कॉरिडोर सबमरीन केबल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? I2C कनेक्ट कॉरिडोर यह भारत, मलेशिया और सिंगापुर के बीच हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी एवं सुरक्षित डेटा ट्रांसफर को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। I2C का, इंडिया इंटरनेशनल कनेक्ट कॉरिडोर का। आज के डिजिटल युग में किसी भी देश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति केवल सड़कों और रेल मार्गों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि समुद्र के भीतर बिछी फाइबर ऑप्टिकल केबल पर भी निर्भर करती है। सबमरीन फाइबर ऑप्टिकल केबल। दुनिया के लगभग 95% अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट और डेटा ट्रैफिक का संचार इन्हीं केबलों के माध्यम से होता है। इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तहत भारत, मलेशिया और सिंगापुर के बीच I2C इंडिया इंटरनेशनल कनेक्ट कॉरिडोर सबमरीन केबल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 3600 किलोमीटर लंबी सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल समुद्र के भीतर बिछाई जाएगी। इस परियोजना के 2029 तक पूरा होने की संभावना है। कब तक पूरा होगी? 2029 तक पूरा होने की संभावना है। इस केबल का उद्देश्य इन तीनों देशों के बीच हाई स्पीड इंटरनेट, सुरक्षित डेटा ट्रांसफर, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, डिजिटल व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। भारत के इस केबल के 2 लैंडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। भारत के इस केबल के 2 लैंडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में और साउथ चेन्नई तमिलनाडु में। इन लैंडिंग स्टेशनों से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट ट्रैफिक सीधे भारत के डिजिटल नेटवर्क से जुड़ सकेगा, जिससे इंटरनेट की गति, विश्वसनीयता और डेटा सुरक्षा में सुधार होगा। भारत राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018 में आया। भारत विश्व के सबसे बड़े इंटरनेट उपयोगकर्ता देशों में से है। भारत अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी का अधिकांश भाग सबमरीन केबलों से प्राप्त होता है। भारत को मलेशिया की बात करें, इसकी राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी मुद्रा रिंगिट है। मलेशिया, कुआलालंपुर, रिंगिट। सिंगापुर डॉलर। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के 8 नए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। जीआई टैग की वैधता 15 वर्ष होती है। जीआई टैग का उद्देश्य किसी उत्पाद की भौगोलिक विशिष्टता या पहचान को कानूनी संरक्षण देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 8 नए उत्पादों के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया और इसके उत्पादों की कुल संख्या 17 हो गई। हिमाचल प्रदेश में 17 हो गई। जीआई टैग ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेष पहचान किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। इससे उत्पाद को कानूनी संरक्षण मिलता है, नकली उत्पादों पर रोक लगती है और किसान, कारीगर, स्थानीय उत्पादकों को बेहतर बाजार एवं निर्यात के अवसर प्राप्त होते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो 8 नए जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं उसमें सी बकथॉर्न है, यह औषधीय गुणों वाला पौधा है, विटामिन सी से भरपूर है। सलोनी सफेद मक्का है, यह हिमाचल की पारंपरिक सफेद मक्का की किस्म है। चंबा का मेटल आर्ट है, चंबा जिले की धातु शिल्प कला। सिरमौरी लोहिया है जो कि ऊनी चादर वस्त्र है, सिरमौरी लोहिया। किन्नौर का टोपी है, किन्नौरी एप्पल वहां का सेब है किन्नौर का ज्वेलरी, पारंपरिक हस्त निर्मित आभूषण है किन्नौर का। एवं सीपुवाड़ी जो कि हिमाचल का पारंपरिक सनीय उत्पाद है, सीपुवाड़ी। हिमाचल प्रदेश की बात करें, इसकी राजधानी शिमला है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 ईस्वी को पूर्ण राज्य के रूप में हुई। इसका राजकीय पशु हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड है और राजकीय पक्षी पश्चिमी ट्रैगोपैन है, पश्चिमी ट्रैगोपैन। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। जीआई टैग की बात करें तो इससे संबंधित अधिनियम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 जो कि लागू हुआ 15 सितंबर 2003 ईस्वी को। 15 सितंबर 2003 ईस्वी को लागू हुआ। पंजीकरण और प्रशासन, इसकी रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है। इसकी वैधता 10 वर्ष की होती है, 10 वर्ष की होती है। इसके बाद भी नवीनीकरण किया जा सकता है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था जो 2004-05 में प्राप्त हुआ था, पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन स्थलों के वैश्विक प्रचार हेतु गूगल इंडिया के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत केवल सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके पहल में एआई एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने पर बल दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1 एवं 3। केवल सोशल मीडिया नहीं है, यह हम लोग आगे देखेंगे। यह समझौता एआई एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित पर्यटन प्रचार के लिए है। इसमें सिर्फ केवल सोशल मीडिया ही सीमित नहीं है।
एआई एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित पर्यटन प्रचार के लिए है। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की दिशा बदल रहे हैं। अब लोग किसी स्थान पर जाने से पहले इंटरनेट पर उसकी तस्वीर देखते हैं, वर्चुअल टूर करते हैं और एआई की सहायता से अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के साथ एक समझौता किया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य एआई, गूगल मैप्स, यूट्यूब एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करना है। इससे विदेशी पर्यटकों को भारत के पर्यटन स्थलों की बेहतर डिजिटल जानकारी मिलेगी, यात्रा की योजना बनाना आसान होगा और भारत की वैश्विक पर्यटन ब्रांडिंग मजबूत होगी। सरकार का लक्ष्य है भारत को ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करना तथा पर्यटन के माध्यम से रोजगार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। पर्यटन मंत्रालय की बात करें तो पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत जैसे अभियानों का संचालन करता है। पर्यटन अवसंरचना का विकास करना, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना पर्यटन मंत्रालय का काम है। गूगल इंडिया की बात करें, इसकी मूल कंपनी गूगल एलएलसी है। मूल कंपनी की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। 1998 में उसे हुई थी। मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है गूगल एलएलसी के। इसके सीईओ सुंदर पिचई हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचई। अतुल्य भारत अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत 2002 ईस्वी में हुई थी। अतुल्य भारत अभियान 2002 ईस्वी में शुरुआत हुई। प्रारंभ पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था अतुल्य भारत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिकॉर्न मास्ट नोरा 50 भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाने वाली एक आधुनिक इंटीग्रेटेड रडार एवं कम्युनिकेशन टावर प्रणाली है। दूसरा है, इसका निर्माण मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं जापानी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है यूनिकॉर्न मास्ट नोरा 50 भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाने वाली आधुनिक इंटीग्रेटेड रडार एवं कम्युनिकेशन टावर प्रणाली है और इसका निर्माण भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत बीईएल एंड जापानी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। ये दोनों सही है। आज के समय में समुद्री सुरक्षा केवल शक्तिशाली युद्धपोत से ही नहीं, बल्कि उन पर लगे स्मार्ट रडार, सेंसर और संचार प्रणालियों से भी तय होती है। जितनी जल्दी कोई युद्धपोत दुश्मन की गतिविधियों का पता लगा सकेगा और अपने सहयोगी जहाजों से सुरक्षित संचार कर सकेगा, युद्ध क्षमता उतनी ही उसकी अधिक होगी। इसी दिशा में भारत ने जापान के साथ रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देते हुए भारतीय नौसेना के लिए यूनिकॉर्न मास्ट नोरा 50 को संयुक्त रूप से विकसित करने का निर्णय लिया है भारतीय नौसेना के लिए। इसकी घोषणा 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं जापान की रक्षा कंपनियां मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में निर्माण करेंगी मेक इन इंडिया पहल के तहत। यूनिकॉर्न मास्ट नोरा 50 एक इंटीग्रेटेड मास्ट सिस्टम है। इसमें रडार, संचार एंटीना, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और अन्य उपकरण को एक ही टावर में समाहित किया जाता है। इससे जहाज की रडार क्षमता, निगरानी, संचार, रडार सिग्नेचर में कमी एवं युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। प्रमुख सैन्य अभ्यास जो भारत जापान के मध्य होता है, एक इसमें आता है धर्म गार्जियन। यह भारतीय सेना एवं जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के मध्य होता है धर्म गार्जियन। दूसरा है जाइमैक्स, यह जापान इंडिया के नौसेना के बीच होता है जाइमैक्स। मालाबार एक्सरसाइज, इसमें भारत जापान के अलावा अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज में। वीर गार्जियन, यह भारतीय वायुसेना और जापान का एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है इसमें भाग लेता है वीर गार्जियन में। यूनिकॉर्न मास्ट नोरा 50 की बात करें तो यह आधुनिक इंटीग्रेटेड रडार एवं कम्युनिकेशन मास्ट सिस्टम है। यूनिकॉर्न मास्ट नोरा 50 नौसैनिक युद्धपोतों पर लगाया जाता है। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रशासनिक मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के तहत आता है और यह नवरत्न कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 ईस्वी को हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जिसे नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। जापान की बात करें, जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है। जापान टोक्यो येन। जापान का राष्ट्रीय पशु मैकाक है। राष्ट्रीय पक्षी ग्रीन फिजेंट है। राष्ट्रीय पुष्प चेरी ब्लॉसम जिसे साकुरा कहते हैं, चेरी ब्लॉसम है। इसके संसद को नेशनल डाइट कहा जाता है। जापान का सर्वोच्च पर्वत माउंट फूजी है। जापान का सर्वोच्च पर्वत माउंट फूजी है। वहीं जापान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सिनानो नदी है। जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिनानो नदी। जब भारत जापान दोनों क्वाड देश के सदस्य हैं, दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त एवं खुला समुद्री मार्ग का समर्थन करते हैं। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक।
भारतीय नौसेना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में वर्तमान स्वरूप में आई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका आदर्श वाक्य सम नो वरुण है, सम नो वरुण है। नौसेना की कमांड की बात करें तो पश्चिमी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर मुंबई में है, पश्चिमी नौसेना कमान। पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। वहीं दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में, दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पहला सम्मेलन का आयोजन एसोचैम द्वारा किया गया और सम्मेलन का उद्देश्य भारत को 2047 तक पूर्णतः पेट्रोल एवं डीजल मुक्त बनाना है। तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, सही है। सम्मेलन का आयोजन एसोचैम द्वारा किया गया, ये भी सही है। ये गलत है। भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन की ओर बढ़ रहा है। पिछले वर्षों में पेट्रोल एवं डीजल पर निर्भरता कम करने, प्रदूषण घटाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राष्ट्रीय सम्मेलन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आयोजन किया गया। इसका थीम था बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत, बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत। इस सम्मेलन का आयोजन एसोचैम द्वारा किया गया, एसोचैम अर्थात एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इस सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, बैटरी निर्माण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित ऊर्जा, निवेश नीति निर्माण एवं आत्मनिर्भर भारत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, नवाचार, निवेश और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति देना है, इसका उद्देश्य। एसोचैम की बात करें तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। एसोचैम 1920 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके वर्तमान अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा है, निर्मल कुमार मिंडा। इसका प्रमुख कार्य है एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स को समर्थन देना, निवेश को प्रोत्साहित करना, उद्योग व्यापार को बढ़ावा देना, सरकार को आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों पर सुझाव देना एसोचैम का कार्य है। उद्योग और सरकार के बीच यह सेतु की तरह कार्य करता है, उद्योग और सरकार के बीच। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऐसी परिवहन व्यवस्था जिसमें बिजली, वाहन जो है वह बिजली से संचालित होते हैं, ना कि पेट्रोल या डीजल से, वही वह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसमें वायु प्रदूषण में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी, इससे ऊर्जा सुरक्षा, कम परिचालन लागत और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारत में ईवी से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे फेम इंडिया स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम इंडिया स्कीम। इसका नोडल मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय। पीएम ई ड्राइव स्कीम, इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु नई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, पीएम ई ड्राइव स्कीम। इसका उद्देश्य ईवी का एडॉप्शन करना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ग्रीन मोबिलिटी। कार्बन एमिशन एंड नेट जीरो, ये क्या है? नेट जीरो जब किसी देश द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा उसके अवशोषण की मात्रा से बराबर हो जाए, उस स्थिति को नेट जीरो कहते हैं, उसे नेट जीरो कहते हैं। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करना है, नेट जीरो। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई डील एसीएमई ग्रीन मॉलिक्यूल्स और मित्सुबिशी गैस कंपनी जापान के बीच हुई। इस समझौते के तहत भारत प्रतिवर्ष 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल जापान को निर्यात करेगा। ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये तीसरा स्टेटमेंट है, ग्रीन मेथनॉल का उपयोग मुख्यतः ताप विद्युत संयंत्र के ईंधन के रूप में किया जाएगा। भारत की पहली ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई डील एसीएमई ग्रीन मॉलिक्यूल्स और मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी जापान के बीच हुई, सही है। इसके तहत भारत प्रतिवर्ष 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल जापान को निर्यात करेगा, ये भी सही है। ये ताप विद्युत संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाएगा, ये गलत है। एसीएमई ग्रीन मॉलिक्यूल्स और मित्सुबिशी कंपनी के साथ भारत की पहली ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई डील पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के प्रतिवर्ष 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल जापान को निर्यात करेगा। इस ग्रीन मेथनॉल का उत्पादन उड़ीसा के पारादीप स्थित एसीएमई प्लांट में किया जाएगा, उड़ीसा में किया जाएगा। ग्रीन मेथनॉल का सबसे बड़ा उपयोग समुद्री जहाज के ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा इसका उपयोग सैनिक उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र एवं स्वच्छ ईंधन के रूप में भी बढ़ रहा है। ग्रीन मेथनॉल का उपयोग, ग्रीन मेथनॉल एक लो कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर्ड CO2 या बायोमास जैसे स्रोतों से बनाया जाता है। ग्रीन मेथनॉल को ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर्ड CO2 बायोमास जैसे स्रोतों से बनाया जाता है।
इसका उपयोग समुद्री जहाजों के ईंधन के रूप में, रासायनिक उद्योग में, स्वच्छ ऊर्जा, भारी परिवहन और औद्योगिक ईंधन में किया जाता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी होती है, नेट जीरो लक्ष्य में सहायता होगी, स्वच्छ ईंधन है यह, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी इससे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2023 ईस्वी में हुई। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत इसके लिए बजट 19,744 करोड़ रुपए था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना, ग्रीन अमोनिया एवं ग्रीन मेथनॉल जैसे स्वच्छ ईंधनों का उत्पादन बढ़ाना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। ये ग्रीन मेथनॉल और ग्रीन अमोनिया दोनों ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। एसीएमई ग्रुप की बात करें तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। एसीएमई इसके प्लांट उड़ीसा के पारादीप में ग्रीन मेथनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र की कंपनी है एसीएमई ग्रुप। मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी की बात करें, यह जापान की कंपनी है, इसका मुख्यालय टोक्यो में है। यह केमिकल एवं ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर है और उड़ीसा का राजकीय पक्षी भारतीय नीलकंठ इंडियन रॉलर है। ग्रीन मेथनॉल की बात करें, ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन में अंतर देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग, रिफाइनरी, ऊर्जा में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ग्रीन अमोनिया उर्वरक, समुद्री ईंधन और ऊर्जा भंडारण में यूज किया जाता है। वहीं ग्रीन मेथनॉल का समुद्री जहाज में, रसायन उद्योग में और स्वच्छ ईंधन में प्रयोग किया जाता है ग्रीन मेथनॉल का। हमारा अगला प्रश्न है कि होकाटो होटोजे सेमा ने पुरुष शॉटपुट F57 वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंक प्राप्त की। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता था। और तीसरा स्टेटमेंट है वे भारतीय सेना की 9वीं असम राइफल्स के सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। तो इसका सही उत्तर है तीनों स्टेटमेंट। सेमा ने पुरुष शॉटपुट F57 वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंक प्राप्त की, पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता था और यह असम राइफल्स के सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। नागालैंड के होकाटो होटजे सेमा ने एक बार फिर भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। उन्होंने पुरुष शॉटपुट F57 वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंक हासिल की है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक भी जीते थे। 2002 ईस्वी में भारतीय सेना में सेवा के दौरान लैंड माइन विस्फोट में उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पैरा एथलेटिक्स में प्रवेश कर विश्व स्तर के खिलाड़ी बन गए। होकाटो होटोजे सेमा वर्तमान में वो भारतीय सेना की 9वीं असम राइफल्स में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। सेमा को F57 क्लासिफिकेशन क्या होता है? F फील्ड डिफेंस 57 निचले अंग में दिव्यांगता वाले खिलाड़ी जो बैठकर या खड़े होकर थ्रो स्पर्धाओं में भाग लेते हैं प्रतियोगिता के नियमानुसार, वही F57 क्लासिफिकेशन आता है। इस वर्ग में कुछ प्रतियोगिताएं जैसे शॉटपुट होता है, डिस्कस थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो। पेरिस पैरालंपिक की बात करें, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य। इसका शुभंकर फिरगेस था द पैरालंपिक फिरगेस और मोटो गेम्स वाइड ओपन था। पेरिस पैरालंपिक का मोटो गेम्स वाइड ओपन था। अर्जुन अवार्ड की बात करें, इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई। यह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान करना है। अर्जुन अवार्ड 1961 से शुरुआत हुई। अति विशिष्ट सेवा मेडल की बात करें, यह भारतीय सशस्त्र बलों का शांति काल का उच्च सेवा पदक है। अति विशिष्ट सेवा मेडल यह असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसके क्रम की बात करें तो सबसे ऊपर आता है परम विशिष्ट सेवा मेडल, फिर अति विशिष्ट सेवा मेडल, फिर विशिष्ट सेवा मेडल। असम राइफल्स जिसकी स्थापना 1835 में, हेडक्वार्टर शिलांग मेघालय है। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका नियंत्रण भारतीय सेना करती है। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नागालैंड की बात करें, इसकी राजधानी कोहिमा है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुई थी नागालैंड की। यहाँ की प्रमुख जनजाति की बात करें तो यहाँ की प्रमुख जनजाति आओ, आगामी, सेमा, लोथा और कोनियाक है। आओ, आगामी, सेमा, लोथा, कोनियाक ये सब नागालैंड की जनजाति है। इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। हर वर्ष दिसंबर माह में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है।
हमारे अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में रविशंकर को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्हें बैंकिंग, सरकारी प्रतिभूतियों एवं ऋण प्रबंधन का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये गलत है। आरबीआई केवल मुद्रा जारी करने वाला संस्थान नहीं बल्कि देश की मौद्रिक नीति, बैंकिंग नियमन और वित्तीय स्थिरता का भी प्रमुख संरक्षक है। रविशंकर को आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। रविशंकर को उन्हें बैंकिंग, सरकारी प्रतिभूति तथा ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में वे आरबीआई के विभिन्न प्रभागों के प्रशासन, बैंकिंग नियमन, वित्तीय बाजार तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आरबीआई की बात करें, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ। मुंबई, महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। प्रथम गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वह सर सीडी देशमुख थे, सर सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई। इसका मुख्य काम है जैसे मौद्रिक नीति, महंगाई नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को गति देना, ब्याज दरों का निर्धारण करना। ₹2 से ऊपर के सभी नोट जारी करता है आरबीआई। 1 का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह केंद्र एवं अधिकांश राज्य सरकारों का बैंक है। बैंकर टू गवर्नमेंट है आरबीआई। सभी अनुसूचित बैंकों का बैंक है। आवश्यकता पड़ने पर बैंकों को भी ऋण देता है। आरबीआई बैंकर्स बैंक कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है आरबीआई। फेमा 1999 का कार्यान्वयन करता है। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं ये डिप्टी गवर्नर के अधीन कार्य करता है और तथा विभिन्न विभागों के संचालन की जिम्मेदारी निभाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई की प्रमुख मौद्रिक नीति दरें जैसे रेपो रेट, यह आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जब आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, बिना प्रतिभूति के आरबीआई बैंकों से जमा स्वीकार करता है, एसडीएफ कहलाता है। आपातकालीन ऋण सुविधा, एमएसएफ कहलाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आरबीआई के पास नगद आरक्षित राशि, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक द्वारा स्वयं के पास रखी जाने वाली तरल परिसंपत्तियां, एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 1992 ईस्वी में मान्यता दी थी और वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, घोषित किया गया वर्ष 2025 को। यह भी सही है। वह 2026 की थीम कोऑपरेटिव्स फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड है। चारों कथन सत्य है। यदि कोई व्यक्ति अकेले काम करता है तो उसकी क्षमता सीमित हो सकती है, लेकिन जब अनेक लोग मिलकर समान उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उसे ही कॉर्पोरेशन, सहकारिता कहा जाता है। यही विचार किसानों, दुग्ध उत्पादकों, स्वयं सहायता समूह और सरकारी समितियों की सफलता का आधार है। इसी भावना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। यह वर्ष 2026 में यह दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। इस बार की थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र ने 1992 ईस्वी में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की, जबकि इसका पहला संयुक्त राष्ट्र समर्थित आयोजन 1995 ईस्वी में हुआ। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने दूसरा सेकेंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया, जिसका उद्देश्य विश्व भर में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को मजबूत करना है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की बात करें तो इसकी स्थापना 1895 में हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आईसीए, यह विश्व का सबसे बड़ा सहकारी संगठन है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स की बात करें, अगर 2025 दूसरी बार घोषित किया गया तो पहला वर्ष कौन सा था, तो 2012 था जिसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया गया था। कुछ प्रमुख सहकारी संस्थाओं की बात करें, जैसे अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका स्थापना 1946 में हुआ। यह आनंद, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। यह भारत की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है अमूल। भारत की कुछ प्रमुख सहकारी संस्थाओं की बात करें तो अमूल जो है वह डेयरी क्षेत्र से जुड़ा है। इफ्को उर्वरक से, क्रिबको उर्वरक से जुड़ा हुआ है। नाफेड कृषि विपणन से, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एनडीडीबी डेयरी के विकास से। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम की पहली 1 मीट्रिक टन व्यवसायिक कॉमर्शियल खेप किस देश को निर्यात की गई? रीवा सुंदरजा आम, तो इसका सही उत्तर होगा यूएई।
यूएई को निर्यात की गई रीवा सुंदरजा आम। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत एपेडा ने एपेडा ने 1 मीट्रिक टन जीआई टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप यूएई को सफलतापूर्वक निर्यात की गई। एपेडा अर्थात एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह केवल एक निर्यात नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, स्थानीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और भारत के जीआई टैग वाले उत्पाद के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। एपेडा, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में होती है। एपेडा की स्थापना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और यह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। एपेडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपेडा, यह अधिनियम एपेडा एक्ट 1985 के तहत इसकी स्थापना की गई 1985। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसकी राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है। यूएई अबू धाबी दिरहम। इसके राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। इसके प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। हाल ही में वर्ल्ड रोइंग कप में भारत का पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में जीता गया? वर्ल्ड रोइंग कप 2026। तो ये मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स में वर्ल्ड रोइंग कप 3 में भारत का स्वर्ण पदक जीता। यह स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न स्थित रोटसी झील में आयोजित वर्ल्ड कप रोइंग 3 2026 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। यह स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में रोटसी झील में। भारतीय सेना के हवलदार लक्ष्य और हवलदार उज्जवल कुमार सिंह की जोड़ी ने पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स LM2X स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने 6 मिनट 26.09 सेकंड्स का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने पहली बार किसी वर्ल्ड रोइंग कप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कहां हुआ? रोटसी झील में। रोटसी झील कहां है? स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में। वर्ल्ड रोइंग की वैश्विक शासी निकाय जो है वह वर्ल्ड रोइंग है, जिसका पुराना नाम FISA था। इसकी स्थापना 1892 ईस्वी में हुई। 1892 ईस्वी में हुई इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय लुजाने स्विट्जरलैंड है। यह विश्व स्तर पर रोइंग प्रतियोगिताओं का संचालन एवं नियम निर्धारण करता है। रोइंग क्या है? रोइंग एक जल क्रीड़ा वाटर स्पोर्ट है जिसमें खिलाड़ी नाव को ओर्स अर्थात चप्पू की सहायता से चलाते हैं। लाइटवेट डबल स्कल्स में 2 खिलाड़ी होते हैं और दोनों के पास 2-2 चप्पू होते हैं। यह स्पर्धा सामान्यतः 2000 मीटर की दूरी पर आयोजित की जाती है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी बर्न है, मुद्रा फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है। और यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो एडलविस है। ल्यूसन की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड का प्रमुख पर्यटन एवं खेल नगर है। रोटसी झील यहीं पे है जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ रोइंग झीलों में गिना जाता है, लेक ऑफ गॉड्स। यहाँ में नियमित रूप से वर्ल्ड रोइंग कप जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती है ल्यूसन में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।